sounds like astrology, but it is not. Just bear with me. Prediction of future. अच्छा कैसे? Prediction is of future कैसे होता है? सबसे पहले we will observe something. Observation कुछ हम करेंगे. Then we will derive at some pattern. हम कुछ पैटर्न्स नजर देखेंगे, है ना, कुछ पैटर्न्स नजर आएंगे. उस पैटर्न को हम बोलेंगे, जैसे मान लो 2 4 6 है तो नेक्स्ट आदमी बोलेगा ना ऑब्वियसली 8 है, ठीक है. बट नेचर है तो नेचर में जरूरी नहीं कि 2 4 6 के बाद 8 ही हो, लेकिन हमारा प्रेडिक्शन तो किसी ना किसी लॉजिक पे रहेगा, दैट इज पैटर्न के लॉजिक पे हमारा प्रेडिक्शन रहेगा. किसी पैटर्न को देखेंगे, उसके बाद हम एक थ्योरी बनाएंगे, फिर उस थ्योरी का टेस्ट होगा. अब थ्योरी टेस्ट होगी, या तो पास हुआ या तो वो पास होगा या तो वो फेल होगा, है ना. लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पास हो या तो फेल हो सकता है कि कई कई जगह वो पास हो जाए, कई कई जगह वो फेल हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर ग्रेविटी के बारे में पूछा जाए, बोलते हैं ना लोग कि 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये ग्रेविटी है, ओके फाइन, लेकिन मून में चेंज हो जाता है ना. यस सर, मून में चेंज हो जाता है. तो अब ये एक्सेप्शन कहाँ पे आया? मून पे आ गया. क्यों? तो ये ग्रेविटी किसके लिए पास हो चुका है? अर्थ के लिए, लेकिन मून के लिए नहीं, मून के लिए दूसरा होगा, ठीक है. तो इसी तरह सेम चीज होती है, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो. अब प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर का बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इफ यू नो सम फिजिक्स, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर फ्री फॉल एंड मेजर द डेप्थ ऑफ अ वेल, करेक्ट. आपको बस इसमें क्या मेजर करना पड़ेगा? यू मेजर द टाइम मेजर कीजिए, और देयर इज अ फार्मूला ना, s इज इक्वल टू क्या 0.5 t स्क्वायर करके एक फार्मूला आता है फ्री फॉल का. यू कैन अप्लाई दैट एंड यू कैन टेल मी द depth of a particular well or something without even climbing there, without even climbing down there, correct. And if somebody is going by the speed of 20 km/h, then we predict that in 1 hour he will reach 20 kilometers away from here, ठीक है. ये सिंपल से अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो ऐसा होगा. अच्छा, केमिस्ट्री में और दूसरी चीज प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर से जो ऑब्जर्वेशन, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन ये है हमारे पास कि ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स wants to lowering of energy, lower its energy. कोई भी चीज है ना, अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा दुनिया में, कभी भी क्या होगा, ऐसे जनरल स्टेटमेंट भी कोई देता है, आप बोलिएगा एनर्जी लोअर ऑफ एनर्जी होगा, लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी किसी भी सिस्टम का कम होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप पेन को होल्ड कीजिए और एनर्जी इसके पास काइनेटिक, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी. स्पॉन्टेनियस अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो इट वांट टू लोअर इट्स एनर्जी, ठीक है. अब इस स्टेटमेंट को लेते हैं एंड आई कॉल दिस एज फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी सिस्टम wants to lower its energy, ठीक है. अच्छा, लोअरिंग ऑफ एनर्जी, और इसको फाइन टर्म्स में बोला जाएगा एनर्जी डेंसिटी भी बोला जा सकता है. एनर्जी डेंसिटी इन द सेंस कि एनर्जी कितने लोगों के पास है, इसका हम सिंपल से एग्जांपल देते हैं. अच्छा, चार्जेस में और जो मास है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो हम दो चीज आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे. एक आपके पास मास m1 है, और मास m1 का पत्थर, मास m1 सॉरी 100 kg का पत्थर है, और एक आपके पास 1 kg का, ठीक है. एंड इट इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम द सेम हाइट h, दिस इज आल्सो फॉलिंग डाउन इन द सेम हाइट h, एंड यू आर स्टैंडिंग, ठीक है. अब बताइए, आप 1 kg में ज्यादा चोट लगेगा या 100 kg में ज्यादा चोट लगेगा? 100 kg में, ठीक है. तो आप बस इस इंट्यूशन से कि आपको हर्ट कितना हो रहा है, आप ये पता लगा सकते हैं कि इनमें से दोनों के पास में से एनर्जी किसके पास ज्यादा थी. 100 kg के पास, वही एनर्जी आप में ट्रांसफर हुआ, तभी आपको वो हर्ट फील हुआ. सिमिलरली अगर हम चार्ज की बात करें तो एक पॉइंट है चार्ज, यहाँ पे 1000 वोल्ट्स हैं, और एक हमारे पास चार्ज है बहुत बड़े एरिया में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कितना 1000 वोल्ट्स का, ठीक है. और ये पॉइंट चार्ज है. अब बताइए, इन दोनों में से अगर छुएंगे तो किसमें ज्यादा करंट लगेगा? हमें महसूस कहाँ पे होगा? पॉइंट चार्ज में महसूस होगा, है ना. यानी कि अगर हम एनर्जी डेंसिटी को हम लोअर कर दे,
लोअर इट्स एनर्जी, और एनर्जी डेंसिटी लोअर हो चुका है। यहाँ पे कम एरिया में बहुत ज्यादा चार्ज है, यहाँ पे बड़े एरिया में उतना ही चार्ज है। ठीक है, तो दो चीज, एक तो एनर्जी, अगर आप लोग मास ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी, जहां पे भी इस तरह की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल या फिर चार्जेस वाली एनर्जी का बात आ जाए, हम इसे कहें। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पे एक चीज बात की जाती है एंट्रोपी की। सही, एंट्रोपी लोग कहते हैं कि बढ़ना चाहिए, सुना है एंट्रोपी? यस सर, सुना है। एंट्रोपी वर्ड बड़ा सुना है ना? तो इसमें बोलते हैं कि एंट्रोपी जब बढ़ता है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एंट्रोपी नथिंग, एंट्रोपी क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो जब आपके पास एक कोई पर्टिकुलर कॉपर प्लेट होता है, जब आप अर्थिंग करते हैं तो उस कॉपर प्लेट के पास सारा का सारा एनर्जी रहता है, और जैसे अर्थिंग कर दिया, ये अर्थ में पहुंच गया, अर्थ इज अ कंडक्टर। यहाँ पे देखिए सेम जो वोल्टेज ऑफ चार्ज है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के पास चले गए, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के पास चले गए, यानी कि अब हर पार्टिकल का एनर्जी कुछ बढ़ा है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनर्जी का, और यही रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहती है। और एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ कुछ बात आपको है, अगर नहीं अभी समझ में आ रहा तो जस्ट होल्ड ऑन विद देम। जैसे जैसे आप लोग दूसरी चीजें पढ़ेंगे, 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो सम ऑफ द थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। ओके, जब लोगों से पूछेगा एंट्रोपी क्यों बढ़ता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नॉट द टर्म दैट एवरीवन विल से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अच्छा, अब एनर्जी को हम लोग को, एनर्जी को या एनर्जी डेंसिटी को हम लोग को घटाना है, तो हम इसे कैसे घटा सकते हैं? सबसे पहला बताइए, अगर सिमेट्री को हम बढ़ाएं, नेचर में आपको बहुत जगह सिमेट्री दिखेगी, इवन फूल का जो पत्ता होता है, नेचर पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो पत्ता होता है तो पत्ता भी सिमेट्रिकल होता है। जितनी सिमेट्रिकल चीज होती है, उसे हम लोग ये कहते हैं कि उससे क्या होता है, उससे स्टेबिलिटी आती है। This is a rule which has been observed and the universe work in such a way that आप अगर किसी का बोलते हैं ना लोग, इसका बहुत सिमेट्रिकल फेस है ना, तो एवरीथिंग यूनिवर्स अगर सिमेट्री पे है तो वो चीज अच्छा काम करता है, वो स्टेबल होता है। अगर स्टेबल होता है वो, तो यहाँ पे क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी। अगर कोई भी प्रोसेस है जिससे आपको सिमेट्री मिल रही है, आप ए से बी सिस्टम की तरफ बोल रहे, सिमेट्री इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, यस सर। सिमेट्री की बात होगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आप। नेक्स्ट आपके पास एक तो चार्ज डेंसिटी को हम ले सकते हैं, चार्ज डेंसिटी। अच्छा, जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? स्टेबिलिटी घट जाएगी, है ना? पॉइंट चार्ज वाला एग्जांपल आ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। स्टेबिलिटी जब भी घटती है तो वो प्रोसेस कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक, है ना, यानी कि गेन ऑफ एनर्जी। एनर्जी गेन करेगा, अगर आपका पेन एनर्जी गेन करता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, और वो चाहता है कि नीचे आ जाए, स्पॉन्टेनियसली अपने आप नीचे आ जाए, है ना? जैसे गेन ऑफ एनर्जी हुआ, यानी कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है। तो इन सब का कॉन्सिक्वेंस है ना, सिमेट्री का कॉन्सिक्वेंस है स्टेबिलिटी, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करने का कॉन्सिक्वेंस है स्टेबिलिटी का डिक्रीज होना और गेन ऑफ एनर्जी होना। नेक्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आ जाएगा आपके पास? और आप ये कह सकते हैं कि तो फॉर ईच एंड एवरी सिस्टम, वांट्स टू लोअर इट्स एनर्जी। पहले आपके पास सिमेट्री इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और लॉस ऑफ एनर्जी होगा। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और आपके पास गेन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। अच्छा, और आपके ध्यान में कुछ आ रहा है और ऐसी चीजें जैसे आपका एनर्जी गेन हो या फिर एनर्जी लॉस हो? कुछ ऐसा एस्पेक्ट में बताइए, एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? नहीं? अच्छा, प्रथम प्रथम और क्या चीज हो सकती है? डेंसिटी हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, गेन ऑफ एनर्जी हो गया। अच्छा चलिए, इसको यहाँ पे भी हम होल्ड करते हैं। अब आप लोग को कुछ पढ़ाते हैं, है ना, उसके बाद हम फिर वापस से इसी फर्स्ट प्रिंसिपल के पास आएंगे। ठीक है, वापस से इसी फर्स्ट प्रिंसिपल के पास आएंगे नेक्स्ट। अच्छा, अब आप लोग को बताएं कि नहीं बताएं, अट्रैक्शन अगर हम इंक्रीज करेंगे, अट्रैक्शन, अब बताइए, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी को देगा या अनस्टेबिलिटी को देगा? क्या ख्याल है आपका? सर स्टेबिलिटी को। है ना, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी को, और रिपल्शन अनस्टेबिलिटी को। अनस्टेबिलिटी को, है ना? ठीक है, बस यही अब ये दो चीज थी जिसे बताना चाह रहे थे हम।
If you have guessed it right, then it means I can move on. यानी कि अगर आप A से B जा रहे हो और अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी कि आप स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। रिपल्शन जब बढ़ता है तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, गेन ऑफ एनर्जी। अब वापस से हम लोग हमेशा इन्हीं, अक्सर और बेशतर हम लोग इसी फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे आएंगे किसी भी फिनोमेना को समझाने के लिए। नाउ वी हैव अ कंसेंसस ना, कि वी हैव अग्रीड अपॉन ऑल दीस फर्स्ट प्रिंसिपल्स, राइट? यस सर। Okay, I'm sorry for that. There was somebody in my room and I am not able to open my camera now. Okay, fine. Now let us move on. So the first chapter that you said is in your syllabus. Chemical bonding is there in your syllabus. Yes, right? sir. And you have a good hold on mole concept. Yes. And then chemical bonding. Okay, so chemical bonding में आपने पढ़ा होगा, एक थ्योरी होती है VSEPR Yes, थ्योरी, sir. ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी के जो भी जितने भी इसके पोस्टुलेट्स हैं, इन्हीं को हम लोग खुद डिराइव करेंगे। VSEPR थ्योरी में हमको करना क्या है, तो एंड रिजल्ट क्या है, वी हैव टू प्रिडिक्ट द, देखिए फिर से क्या होगा, फ्यूचर प्रेडिक्शन, प्रिडिक्ट द, वी डोंट वांट टू मेजर इट, लैब में जाके मेजर नहीं करना, क्या करना, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या फिर उसको शेप बोल दीजिए आप, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है? तो VSEPR थ्योरी में सबसे पहले अगर हम किसी पॉइंट की बात करें, तो अब बताइए, अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, यानी कि हमको पता होना चाहिए ये बात कि जो हमारे बॉन्ड्स है वो कहाँ पे, सही है? Yes, sir. तो बॉन्ड्स बताइए कौन बनाते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स या आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स? अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को हम नहीं बता रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आप लोगों को पता होगा। बताइए क्या कहा आपने? Outer shell. आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, है ना? हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला पोस्टुलेट यही है, दी bonding in a molecule is done by the valence electron. या फिर valence electrons are responsible for the bonding that take place in a molecule, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर जो हमारा वैलेंस शेल है उसको कोई शेप देना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होगा, है ना, मॉलिक्यूल होगा वो तो हमारे इस स्पेस में, स्पेस के अराउंड कहीं कहीं पे होगा, सही है? तो अब बताइए इसको 3D स्ट्रक्चर में कौन सा हम क्या चीज दे इस पूरे मॉलिक्यूल को, या फिर एटम्स जो है हमारे पास, वैलेंस शेल है और एटम्स है, तो एटम्स का शेप हम क्या ले? Circle. सॉरी, Circle. सर्कल? आई मीन पूरा स्पेस है आपके पास। अगर सर्कल को हम 3D में बताएं तो क्या हो जाएगा? Sphere. हाँ, स्फीयर लेंगे, है ना, स्फीयर लेंगे। अच्छा, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमको पता है कि दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर सम बॉन्डिंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? पेयर, और हम क्यों ले रहे हैं पेयर, बिकॉज यू हैव स्टडीड अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। आपको अच्छा, क्वांटम नंबर नहीं अगर आप लोगों को पता होगा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो क्वांटम नंबर आप लोगों को पता है ना, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम बोले तो आपको पता होगा कि n is equal to 1, 2, 3, l is equal to Yes, sir. 0 Basic to, quantum number का आता है. I mean I am just L. asking for the possible values for different quantum number, principal quantum number, azimuthal quantum number, m is equal to minus l, 2 plus l, आता है? So, एक बार बस रिवाइज करना पड़ेगा एक बार, पर वो कर लेंगे हम. नहीं कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। जब तक हम ये VSEPR थ्योरी, हम बस आपको बता दें VSEPR थ्योरी में आपको, अच्छा एक और बात तो पता हो गया आपको, एक ऑर्बिटल किस तरह बनाते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं, दो से ज्यादा नहीं रखे जाते हैं, है ना? तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है?
तो यानी कि अब जहां पे भी आपको एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके साथ साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इवन या वो बॉन्डिंग हो चाहे वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। तो दूसरी बात जो वेस्पर ने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ BP. What is BP? Bonding pair. BP is equal to बॉन्डिंग पेयर। bonding pair. Consists of BP and lone pair electrons and lone pair electrons. ठीक है? These electron pair arrange themselves in such a way. किस तरह से ये अरेंज करेंगे? इन सच अ वे, अब जिस तरह से ये अरेंज करेंगे अपने आप को, उसी तरह का तो हमारे पास बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिस तरह से अरेंज करेंगे, बॉन्डिंग पेयर जहां पे भी हो, यहाँ पे अगर बॉन्डिंग पेयर है तो दूसरा एटम यहाँ पे होगा, तीसरा एटम, और पहला एटम यहाँ पे, दूसरा एटम यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद का जो आपके पास बॉन्डिंग पेयर है वो कहाँ पे आ रहा है? वो यहाँ पे आ रहा है मान लीजिए, तो अब अगला एटम कहाँ पे आ जाएगा? इससे यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम सिर्फ बॉन्डिंग पेयर का जगह को पता कर ले कि कहाँ पे है बॉन्डिंग पेयर, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो पूरा मॉलिक्यूल है वो किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो बॉन्डिंग पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स है ना? तो बॉन्डिंग पेयर्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वो क्या चाहेंगे? आपस में सट सट के रहें दो पेयर, या फिर थोड़ा फैल फैल के रहें? क्या ख्याल है आपको? तो थोड़ा फैल फैल के। फैल फैल के रहे, है ना? क्यों? क्योंकि हाँ, वो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में का क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन होता है। इस हाँ। वजह दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट द रिपल्शन इज मिनिमम and repulsion is minimum and distance is maximum, है ना? ये बात हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सही है। फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे? अगर रिपल्शन इंक्रीज कर रहा था, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही थी, तो रिपल्शन को हमको कम करना है। रिपल्शन जब डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना? तो हम लोग को क्या करना है? स्टेबल कंपाउंड ही तो बनेगा, अनस्टेबल रहेगा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इन सच अ वे इसमें एक और चीज हम ऐड करना चाहेंगे, अराउंड स्पेस ऐड करना चाहेंगे बस, ताकि जो डेफिनेशन थोड़ा सा सही हो जाए। इन सच अ वे अराउंड स्पेस दैट द रिपल्शन इज मिनिमम एंड डिस्टेंस इज मैक्सिमम। ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पे स्पेस कहा, तो हमें एक थर्ड पॉइंट देना पड़ेगा कि एटम्स आर assumed टू बी स्पेस में स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल, एंड दी, अब ये VE क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड दी VE आर on the surface of or on the surface of sphere, on the surface of sphere। यहां तक कोई आपको दिक्कत हुई? इन्हें डिफिकल्टी फील है? नो सर। ना? ठीक है, अभी तक मतलब समझ में आ रहा है ना बिल्कुल कि एटम अगर बनना होगा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा? यस सर। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें देखना है मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, CO2 को ही ले लेते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कंसेप्ट आप लोग को पता होगा, सही है? तो अब बताइए, हमने कहा A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पहला इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे हुआ? जो डायरेक्शन है पहला इलेक्ट्रॉन पेयर का, पहला बॉन्डिंग पेयर का, वही सेम डायरेक्शन किसका है? दूसरे बॉन्डिंग पेयर का। सही है? यस सर। है ना? अगर हम स्फीयर बना दें तो, अब B कोई भी स्फीयर बना दें, तो यहाँ पे दोनों ही सिमिलर जगह सिचुएटेड है। सही है? तो इससे ये बात पता चली कि अगर हमें मल्टीपल बॉन्ड्स मिल रहे हैं तो उनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रीट करके पता कर सकते हैं। क्या है पॉइंट हमारे पास? फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट ये आ जाएगा कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना? जब भी हमें यानी A डबल बॉन्ड B दिखे, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे?
किसी जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्ड्स है दे आर लोकेटेड ऑन द सेम स्पेस, सेम एरिया जहां पे आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 4 को मानने से क्या फायदा, सॉरी 2 पेयर को मानने से क्या फायदा, एक ही पेयर को मान ले, अगला पेयर तो वहीं पे मौजूद है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मानेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स को। इतना तक लॉजिकल लगा आपको? Yes, sir. अच्छा अच्छा, बाय द वे आप लोगों को आता है VSEPR थ्योरी? जैसे अगर हम पूछे CH4 का स्ट्रक्चर क्या होगा तो बता पाइएगा? नहीं, अच्छा ओके। आई एम, देखिए यूजुअली तो खामोशी को रजामंदी के तौर पे लिया जाता है, लेकिन हम इसको नो ले लेते हैं एज अ नो, साइलेंस इज अ नो हियर। ओके, तो हम लोग, मेरा एम रहेगा CH4 का आप लोग को बता दिया जाए कि किस तरह, कैसा उसका शेप होता है। आप लोग लॉजिकली बताइए, ठीक है ना, CH4 का। लेकिन उससे पहले थोड़ा छोटा, अगर हम आपसे कहे कि हीलियम का क्या शेप है, तो हीलियम का कोई शेप होगा? हीलियम तो बस एक एटम है। एटम तो अपना जो एक एटम, बस उसका कोई शेप नहीं है। अच्छा ठीक है, H2 की अगर हम बात करें, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, F2 हो गया, I2 हो गया। ये जो डायटॉमिक्स है सारे ना, जो डायटॉमिक्स है, ठीक है, डायटॉमिक्स है, तो इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं, सारे के सारे लीनियर होंगे। इसमें कोई मतलब, इसमें तो कोई और दूसरा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, इसमें लीनियर होंगे सारे। तो अब हम लोग इसके बाद का केस देखेंगे, इसके बाद का केस देखेंगे जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर, एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर में ये है कि सेंट्रल एटम के कितने दोस्त हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, आप अगर कोई प्रोग्राम करा रहे हैं अपने स्कूल में, तो आपसे कहा जाता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेट कर लो। तो बस आप सेंट्रल एटम हो गए, और आप जितने लोगों से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं वो आपके क्या हो गए? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताइए, CH4 में हमारे पास कार्बन क्या हो गया? सेंट्रल एटम, और H4 है, तो इस पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। अच्छा, दोस्त यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? कोई एटम भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई एटम भी हो सकता है। लेकिन एटम नहीं है, अगर आपका दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्त के घर में लैपटॉप है, तो आप उनके घर वाले में जाके बोल सकते हैं ना, आप उसका दोस्त फोन कर देगा। तो रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए, और रिसोर्स क्या है यहाँ पे हमारे पास? इस बॉन्डिंग पेयर में रिसोर्स क्या था? इलेक्ट्रॉन रिसोर्स था। अगर इवन आपके पास H2O हो जाए और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, अब बताइए, ऑक्सीजन के पास तो 2 क्या हो जाएंगे? बॉन्डिंग पेयर से, और 2 लोन पेयर से हो जाएंगे। तो बॉन्डिंग पेयर से और 2 लोन पेयर से हो जाएंगे। अब कोई आपका दोस्त है स्कूल का भी, कोई आपका दोस्त है कोचिंग का भी, कोई आपका दोस्त है स्कूल का भी। जैसे कार्बन है, इसका एक दोस्त है ऑक्सीजन स्कूल का, अब वही दोस्त है कहाँ पे? कोचिंग में भी। तो 2 दोस्त तो ही ना हो गए, सही है। तो हम लोग किसी एक बॉन्डिंग को ले लेंगे, किसी एक बॉन्डिंग को ले लेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमारे लिए बन जाएगा क्या? देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सही है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना। अच्छा, पहला एग्जांपल लेते हैं हम, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास AB2 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखिए, ये हैश का साइन होता है नंबर के लिए, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं हमारे पास? 2 है, और लोन पेयर हमने लिया है अभी 0, लोन पेयर लिया है हमने 0। तो जब हम A को रखेंगे, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड से 2, यानी कि 2 लाइन आप बनाइए। एक लाइन तो हम कहीं भी बना दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब बताइए, दूसरा बॉन्डिंग पेयर हम कहाँ पे बनाए ताकि जो डिस्टेंस है इसके साथ मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शन मिनिमम हो जाए? बताइए। दूसरे साइड से। So है ना, diameter. बिल्कुल अपोजिट उसके, यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है ना। अब ये भी बी हो गया और ये भी बी आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन चुका है? AB2। बिल्कुल आसान था ये तो, है ना, लीनियर हो गया, ये लीनियर हो गया, ये एंगल यहाँ पे 180 डिग्रीज हो गए, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। एग्जाम्पल अगर आपको कोई पूछे, तो एग्जाम्पल में इसमें आ जाएंगे BCl2, और बेरिलियम के और दूसरे Br2 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके इसमें एग्जाम्पल्स हो जाएंगे।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपका हो चुका है, Cn इज इक्वल टू 2, है ना। Cn हमारे पास कितना 2। नेक्स्ट केस आते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 3, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में हमारे पास किस तरह के होंगे, पहला केस 1 होगा, केस 1 जहाँ पे सॉरी 3 + 0, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 3 बॉन्डिंग पेयर है और 0 लोन पेयर है। अब बताइए, ए का तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बना दिया, इसमें ए भी 3 है। अब दूसरा बताइए कहाँ पे बनाया, 120 डिग्रीज। 120 डिग्री, बिल्कुल सही। तीसरा भी 120 डिग्री, तो बी हो गया, ये भी, ये भी, है ना। तो आप लोग अब कुछ नहीं कर रहे, VSCPR थ्योरी आपको ना रटना पड़ा, ठीक है ना, आप ना रटिएगा उसे, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि VSCPR थ्योरी क्या कह रहा है। VSCPR थ्योरी के मुताबिक ही हमने, और VSCPR थ्योरी हमने खुद लॉजिकली समझा, हमें रटने की जरूरत नहीं है। थ्योरी इसका मतलब नहीं कि रटने की जरूरत है, तो लॉजिकली समझ के किया जा सकता है। बी है हमारे पास, अब इस बी पे हम देखेंगे एंगल इसका कितना है, एंगल है इसका 120 डिग्री, है ना। और ये एंड को अगर हम मिला दें तो क्या बन जा रहा है, हमारा ट्राइंगल बन जा रहा है, तो इसी से नाम आ गया क्या, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा देखिए, यहीं पे अगर ये ए जो है ना, ये भी ए भी प्लेन पे ही है, ठीक है। आपके पास 4 पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4। अब ये जो डॉट है बीच वाला, ये भी प्लेन पे है, तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब इसी डॉट को हम थोड़ा सा उठा दें और हम इसको दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। अब ये रेड वाला आपका, मान लीजिए ये अगर फ्लोर है आपका, फ्लोर है तो तीसरा पॉइंट जो है आपका सीलिंग पे है, रेड वाला पॉइंट सीलिंग पे है, जो पंखा है आपका वहां पे रेड वाला पॉइंट है। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाइएगा इस तरह से, ये ऊपर से नीचे मिल गए और ये नीचे नीचे के मिल गए, ठीक है। तो एक आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइगोनल ही तो रहा, नीचे ट्राइगोनल है लेकिन अब पिरामिडल हो चुका है ना, तो वो भी एक आएगा स्ट्रक्चर हमारे पास, पिरामिडल हो जाएगा। अभी क्या ट्राइगोनल प्लेनर है, एंगल कितना है 120 डिग्रीज, एंगल कितना है 120 डिग्रीज, कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास केस 2, केस 2 इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, आपका BF3 हो जाएगा, आपके पास BCl3 हो जाएगा, ठीक है। ये बोरोन के कंपाउंड्स यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, AlCl3Bc में आ जाएगा। केस 2 में हम देखेंगे जब हमारे पास हमने लिखा है 2+1, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, लोन पेयर्स है। जब सिग्मा बॉन्ड 2 है, बताइए मॉलिक्यूल इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB2। हाँ वेरी गुड, AB2। अब हम एक E दे दे रहे हैं यहाँ पे, व्हाट डज दिस E मीन, E मींस वन लोन पेयर, है ना, E मींस वन लोन पेयर। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये कौन सा केस हो गया, दोस्त तो मौजूद नहीं है लेकिन रिसोर्स मौजूद है ना, लैपटॉप उसके घर पे है, इसके पास क्या है, ये तो आपके पास सेम यही बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही, बस यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा और बाकी दोनों जगह बी और बी लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं क्या, बेंट है, ये क्या है, बेंट स्ट्रक्चर। अच्छा बेंट स्ट्रक्चर, वेरी गुड। अब इसमें बात ये आती है क्या इसका एंगल 120 ही रहेगा, मतलब आप बताइए अगर आपका दोस्त रहता है तो आप घर में उसी तरह घुसते या फिर दोस्त नहीं तो कुछ थोड़ा तो डिफरेंट हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ, तो वहीं पे देखते हैं डिफरेंट होता है कि नहीं होता, वो देखना है। वो कैसे पता लगेगा, रिपल्शन से पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, रिपल्शन से। बताइए जो बॉन्डिंग पेयर है हमारे पास, बॉन्डिंग पेयर, अच्छा इसमें से आप दोनों माइक ऑन करके रखते हैं लेकिन बोल तो कुछ नहीं रहे, बॉन्डिंग पेयर है ना आपके पास, यस सर। हाँ। तो बॉन्डिंग पेयर जो होता है वो कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, हाँ ठीक है, बॉन्डिंग पेयर जो होता है कितने एटम्स के बीच में होता है, अरे ये बताइए आप, ये बॉन्डिंग पेयर है ना, हाँ सर। है ना, तो ये कितने एटम के बीच में है, 2। 2 एटम के बीच में, यानी कि इसको 2 एटम का न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा, एक जगह करके रखेगा, हाँ सर। है ना। अब लेकिन ये ए के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बस एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यानी कि ये फैल के रहेगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, फैल के रहेगा। और जब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो ये इस पे रिपल्शन ज्यादा देगा, ये इसको भी रिपल्शन ज्यादा देगा, यानी बॉन्डेड पेयर, यहाँ पे क्या था पिछले वाले केस में, बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन को अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन,
तो बॉन्ड पेयर वाले सबसे कम, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर पे जो रिपल्शन होगा, यानी कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर है ना, ये दोनों बॉन्ड पेयर, ये दोनों बॉन्ड पेयर, दोनों न्यूक्लियस से रिस्ट्रिक्टेड है, तो दोनों एक दूसरे को कम इशू करेंगे, कम इनको मुसीबत फैलाएंगे, कम इनको परेशान करेंगे। इससे ज्यादा किसका होगा? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन। क्यों? क्योंकि इसमें से एक तो खुला है, एक तो बिल्कुल खुला है, और दूसरा जो है बॉन्ड पेयर, वो दो न्यूक्लियस से के इन्फ्लुएंस में है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज्यादा रिपल्शन किनके यहाँ होगा? लोन पेयर के यहाँ, है ना। सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे होगा? लोन पेयर। ये दो लोन पेयर आ गए तो बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर ये रिपल्शन क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे जो बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट 120 डिग्रीज था, अब उससे क्या हो जाएगा? 120 डिग्री से कम हो जाएगा, क्योंकि ये नजदीक आ जाएंगे, दोनों थोड़े नजदीक आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्रीज, इज लेस देन 120 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल में एक बहुत अच्छा केस आता है उसको। अच्छा, इसका शेप हमने लिखा, शेप हो जाएगा इसका बेंड। एग्जाम्पल में इसके आता है O3 मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल। अच्छा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप कितना वाकिफ है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं? हाँ, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए O3 का बिल्कुल बन जाएगा। O3 में सबसे पहले आप बताइए, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी गुड। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? और 18 18 हो जाएंगे। 6 into 3 is equal to 18। अच्छा ठीक है, O3 होगा तो इसका स्केलेटन तो हम बना ही सकते हैं ना। हम अगर आप ये कहें कि इस तरह से कुछ होगा, कोई दिक्कत है इस बात में? स्केलेटन बना रहे हैं हम, बस हम इनकी इसके बोन्स जो है इनको आड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, बॉन्डिंग तो ऐसे ही होगा, है ना। इतना हम लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर, ठीक है। और दूसरी बात आपको तो पता ही होगी, ऑक्टेट तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कब से? 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट, है ना। यानी कि हर एक एटम के पास कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यस। अच्छा, और हमने यूज कभी कितना किया है? देखिए, इस बॉन्डिंग पेयर में हमारे पास है 2, इस बॉन्डिंग पेयर में हमारे पास है 2, 4, यानी कि हमने 18 में से 4 यूज कर लिया, हमारे पास बचे कितने हैं अब? 14। सही है सर? यस सर। 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम डालते हैं इनको। अगर ऑक्सीजन के पास अभी कितने, इस वाले ऑक्सीजन के पास, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा रंगीन हो जाता है, इसको रेड दे देते हैं, बीच वाले को ब्लैक ही रंग देते हैं, और लास्ट वाले को हम दे देते हैं येलो। ठीक है, तो जब हम बात करें येलो वाले इलेक्ट्रॉन के पास, येलो वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 2, अब हो गए 4, 5, 6, 7, 8, ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, है ना। साइड वाले को हम, अब देखिए ये ऑक्सीजन बेचारा दोनों से शेयर कर रहा है, तो इससे तो पूछने आखिर में आएगा ना, ये तो दान कर रहा है सबको। अब जो बेचारे एक से एक बॉन्डिंग कर रहे हैं, उनसे जाके पूछ लेते हैं, है ना। ये तो भाई बहुत दान करने वाले, इनसे पूछते हैं हम, इनका क्या हाल है? इनका ये हाल है कि इनके पास भी 2 है। ठीक है, हमने 6 और यूज कर लिया, तो -6 कर लीजिए आप, -6 कर लीजिए तो कितना बच जाएगा आपको बताइए? 8 8 बच गया। तो इनसे पूछते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमने डाल दिया, इनका भी हो गया बिल्कुल सेटिस्फाई, यस सर। है ना। अब बचा कितना? 6 डाल दिया, -6 कर लीजिए, बचा 2। अब इसको 2 दे दीजिए, इसका भी तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके पास 4 ही है अभी तक, हाँ है सर। ना। अच्छा, यहाँ पे इतना समझ में आता है ना आपको, इसके पास अभी 8 है, इसके पास भी 8 है, लेकिन हमारे पास ये वाला जो है, ये ऑक्सीजन जो है इसके पास है 6। ये आपको दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम आते हैं बीच वाले ऑक्सीजन के पास। बीच वाला ऑक्सीजन तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। बीच वाला ऑक्सीजन क्या बोलेगा? शेयर कर लो हमसे, है ना। किसी एक ऑक्सीजन को बोलेगा कि हमसे आप अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को हमने शेयर कर लिया, वेरी गुड। क्यों शेयर किया? क्योंकि इस ऑक्सीजन का कुछ जा नहीं रहा है, ये ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, यानी डोनेट नहीं कर रहा है। इसके अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4। इस वाले ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो इसके पास लोन पेयर है कितने? लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, बॉन्डिंग से में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, यानी कि 4 + 4 इसके पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस अच्छी बात, भली बात ये हुई है कि ये जो हमारे पास बीच वाला ऑक्सीजन था, उसके ऑक्टेट अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऑक्टेट जब कंप्लीट हो गया, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, यानी कि स्टेबिलिटी आ गई। तो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर Cn = देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड्स है,
तो आप मल्टीपल जैसे बॉन्ड नहीं देखेंगे, आप सिग्मा बॉन्ड देखेंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 + 1। यही केस है बिल्कुल। अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर, नहीं ना? नहीं सर। बिल्कुल समझ में आया? हाँ थोड़ा सर। लिखने के टाइम दे आपको, या फिर अभी सुनिएगा? लिखना है? लिख सर के लिख आप लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिख लेंगे ना? ठीक हाँ है। सर। आप एक काम कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, वीएसईपीआर थ्योरी से स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल याद रहेंगे आपको, 4 पॉइंट्स। हाँ सर, स्टेबिलिटी, चेन डेंसिटी, ट्रैक्शन, रिपल्शन, ओके सर। एक काम कीजिए, इसको भी लिख लीजिए आप, ठीक है ना? इसको भी लिख लीजिए। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, कुछ आपको 10 मिनट 15 मिनट का हम टाइम दे देंगे। बीच में आपको एक बार ये भी हो जाएगा कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से, तो वो बताइएगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, आप लिखिए एंड जस्ट टेल मी इफ यू वांट टू चेंज द स्लाइड, व्हेन यू वांट टू चेंज द स्लाइड। ओके, ओके। हमें ओके फाइन। अभी है सो मैंने तो लिख लिया है सर, उससे पूछ लो एक बार। डन आई गेस।
डन So last point. ओके Yes sir, done. डन ओके वेरी गुड ठीक है अच्छा देखिए इस तरह से आप ये तो केमिस्ट्री के साथ हमेशा होता है कि बच्चों को ये लग जाता है बिल्कुल इसमें तो बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है सर ये तो रटना पड़ता है इसमें ऐसा नहीं है साइंस है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं आपको पैटर्न दिखेगा आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए है ना फिर खुद ब खुद अब ये सीपीआर थ्योरी क्या है कोई भी आपको ऐसी चीज हमने ऐसे आपको बस थोपा बताया नहीं सब चीज आपके अंदर ही था अट्रैक्शन अगर होगा तो इंक्रीज एनर्जी डिक्रीज करेगी और ये बात को बस बताना कि यूनिवर्स के अंदर एनर्जी हमेशा डिक्रीज करना चाहता है हर एक सिस्टम एनर्जी तो कंजर्व्ड है लेकिन हर एक सिस्टम क्या चाहता है अपनी एनर्जी या फिर एनर्जी डेंसिटी को डिक्रीज करे ये फिनोमेना तो हर जगह यूज होता है Yes. आप चाहे वो फिजिक्स में तो खैर ये बिल्कुल फिजिक्स ही है केमिस्ट्री को बनाया है इसीलिए गया कि हम फिजिक्स के है ना फिजिक्स था हमारे पास लेकिन फिजिक्स तो हर जगह यूज नहीं हो सकता ना अब फिजिक्स का जो इवन अप्लाई हो सकता है लेकिन फिजिसिस्ट हर चीज को पढ़ नहीं सकते तो फिजिक्स के लॉस को डाला गया मॉलिक्यूल्स में उससे फिर हम लोगों ने बेसिकली जो इनिशिएट हुआ था टू अंडरस्टैंड द लाइफ टू Right. अंडरस्टैंड लाइफ ठीक है ना लाइफ इन Yes. द सेंस जो बायोलॉजी है हमारे पास तो फिजिक्स को इम्प्लीमेंट किया गया मॉलिक्यूल्स में और यहीं से हम लोग को मिला केमिस्ट्री और किसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था बायोलॉजी के लिए हाँ, तो ये भी एक नेसेसिटी से आया केमिस्ट्री जो पूरा सब्जेक्ट है नेसेसिटी से आया और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स केमिस्ट्री पढ़ाया इसलिए जाता है कि आगे जाके अगर किसी को बायो में कुछ करना है तो उनको केमिस्ट्री आनी चाहिए फॉर दैट मैटर इन द सेंस अगर इंजीनियरिंग वगैरह में भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आप देखिएगा एक चैप्टर इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है एसओएम बोलते हैं लोग उसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वहाँ पे भी केमिस्ट्री यूज होती है चलिए ठीक है यहाँ तक लिख लिया आपने इसको लिखा मैं तो सुन रहा था ठीक है लिखिए लिखिए हाँ सर. लिख लिया सर Yes sir. लिख लिया सर ओके इसमें देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या गलती की यहाँ पे हमने दे दिया ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर का उसके बाद लोन पेयर होगा एरो ऐसे देना चाहिए था हमने उल्टा दे दिया ठीक है ना बॉन्ड पेयर का सबसे कम होगा क्योंकि आजाद नहीं है लोन पे सबसे ज्यादा आजाद सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे तो बस ये चेंज करना था इसको लिखिए आप पे अच्छा ये O3 वाला हम हटा दे रहे हैं है ना O3 वाला हटा दे रहे हैं जब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ेंगे उस टाइम आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर और साथ साथ इसमें VSEPR थ्योरी को भी अप्लाई करते हुए हम लोग शेप सीधा देखेंगे हम सीधा क्या देखेंगे शेप देखेंगे इसको अभी छोड़ देते हैं Okay जैसे एक sir. एग्जांपल को दिखाने के लिए हमने इसमें अपने सामने कर लिया आप देखिए यहाँ ठीक पे है सर. जब लिख लीजिएगा तो बताइएगा Okay sir.
Then यस सर। अच्छा, ये जो नया केस आया हमारे पास, केस जहाँ पे लोन पेयर है, वहाँ पे एक और चीज जो गौर करने की है वो ये कि इसमें एक तो मॉलिक्यूल का शेप होगा, जो कि हमने लिख दिया है। मॉलिक्यूल का शेप यानी कि मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूल है AB2। अब वो लोन पेयर में आता है मॉलिक्यूल, तो AB2 का हमें अगर शेप देखेंगे, लोन पेयर को हटा दें तो इस तरह का दिखेगा। हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये बेंड शेप है, ये क्या है, बेंड शेप। यस सर। दूसरी चीज एक जो हम कहते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। दिस इज व्हाट, दिस इज शेप। अब एक और चीज होती है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री डजंट केयर कि आपका बॉन्ड क्या है, लोन पेयर कौन क्या है, आपको बस क्या देखेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो देखेगा ये इस तरह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डिंग पेयर का हो गया, ये आपका लोन पेयर हो गया, ये भी क्या हो गया, बॉन्डिंग पेयर हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो भी हो, बॉन्डिंग पेयर हो चाहे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास 3 पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो फिर से ये क्या हो चुका है, देखिए ट्राइगोनल प्लेनर। यस सर। ठीक है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो और एक लोन पेयर हो तो शेप कैसा हो जाएगा, बेंट, है ना। तो धीरे धीरे ये याद आपको ये याद हो जाएगा, है ना, ये समझने वाली चीज है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये याद हो जाएगा, 2-3 बार आपको ये चीज बताया जाएगा, आपको देखिएगा तो ये चीज याद हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये भी बात सही है। लोन पेयर होगा यानी कि इसके पास एक लोन पेयर है, अगर लोन पेयर हो जाएगा तो इसको तो अब हम शेप में कंसिडर नहीं करेंगे, शेप में कंसिडर करेंगे इसको बेंड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस लेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, क्या आपके इसमें एक सवाल ये आ रहा है क्या, यहाँ पे अगर लोन पेयर 2 हो जाएगा तो कैसा कुछ होगा, क्या सीन होगा, या फिर आप लोन समझिए कि अगर यहाँ पे 2 लोन लोन पेयर पेयर हो जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो हमारे पास शेप कैसा हो जाएगा, सिग्मा। एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, है ना। हाँ सर। 2 लोन पेयर लोन क्या, आप इसमें क्या कीजिए, 3 लोन पेयर ले लीजिए। सर आप ले 180 लीजिए डिग्री एग्जाम्पल पे किसका, HCl 180। करेंगे, कुछ नहीं होगा ना, बस एक H है एक Cl है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, देखिए हाँ सर। स्केलेटन ही बना लीजिए। अब कुछ आप दूसरा बॉन्ड तो रखने की जगह ही नहीं है, तो शेप क्या हो गया, लीनियर हो गया। अब Cl के पास कितने होते हैं, 3-3 लोन पेयर होते हैं। 3-3 लोन पेयर होने से क्या हो गया, बॉन्ड ही एक है, तो एक बॉन्ड का तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, बस लीनियर होने का पॉसिबिलिटी, और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड 1 है तो वहाँ पे तो मॉलिक्यूल हमारा लीनियर ही रहेगा, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला केस 1। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4+0। ठीक है, 4+0 का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम अब इसमें AB4 होगा, AB4। अच्छा, AB4 को हम इधर लिख लेते हैं, इस वन ब्रैकेट में AB। अब इस AB4 जनाब का हमें सबसे पहले तो बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, क्योंकि वो आसान है, हम लोग को देखना ही नहीं, हम लोग को बस देखना है कि बॉन्ड पे लोन पे कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, है ना। उसके बाद देखना है हम लोग को इसका शेप, कैसा शेप, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर शेप। कभी कभी जल्दी में और ना लिखने की वजह से ज्योमेट्री अगर आपसे पूछे तो आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताइएगा, शेप आपसे पूछे तो मॉलिक्यूलर शेप वो कह रहा होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं हमेशा क्या, बॉन्ड एंगल। तीसरा हम देखते हैं बॉन्ड एंगल, है ना। ये 3 चीजें हैं जो हम लोग हमेशा देखते हैं। उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल्स इसके। अब आपके पास है कितने पॉइंट्स, बीच में एक सेंट्रल एटम है और आपके पास है 4 पॉइंट्स। हाँ, अब ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको, लेकिन मैं आपको कैसे एक चीज रियलाइज करा सकता हूँ, देखते हैं, है ना, ट्राई करते हैं देखने का टेट्राहेड्रल को। सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे स्फीयर बनाने का। तो ये हमारा एक तो सर्कल है, अब इसमें थोड़ा सा 3D टेंट देने के लिए कुछ इस तरह का चीज, इस तरह की चीज की जा सकती है कि हम इसे थोड़ा सा अब ये 3D लगने लगे। हाँ, थोड़ा सा ये 3D लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये 3D लग रहा है। अब यहाँ पे बीच में तो आपका सेंट्रल एटम आ जाएगा, बीच में आपके पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल एटम आ जाएगा, है ना। हाँ सर। अब एक कोने पे, ठीक है, और बिल्कुल दूसरे कोने पे, अब इसके अपोजिट कोने पे, है ना, इस तरह से
इसके अपोजिट कॉर्नर, यानी कि अगर हम मिरर कुछ इस तरह से रखें तो ये इसको रिफ्लेक्ट करे, ये इसको रिफ्लेक्ट करे, है ना, ऐसा कुछ हमारे पास शेप होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके एंगल कहाँ से हम नापे, है ना, इसके एंगल को हम कहाँ से नापे। उसके लिए जो एक ट्रिक अपनाई गई थी वो था कि इस स्फीयर के अंदर हम क्यूब को एनक्लोज कर सकते हैं। एक क्यूब है हमारे पास इस तरह का, अब ये परफेक्ट क्यूब तो बन नहीं पाएगा क्योंकि क्यूब का इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम स्क्वायर ही बना सकते हैं, 2 स्क्वायर बना लिया, अब आगे पीछे कुछ तो होगा ही। अगर आप इमेजिन करना चाहें तो ये एक आपके पास क्यूब है, और क्यूब का जो बाहरी हिस्सा है, जो पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स है, वो आप पे टच कर रहे हैं किसको, कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स है वो टच कर रहे हैं स्फीयर के सरफेस को, है ना, स्फीयर के सरफेस को टच कर रहे हैं। स्फीयर के सरफेस को अगर ये टच करेंगे तो, और हमारा जो एटम होगा सेंटर वाला, वो बॉडी सेंटर में बिल्कुल होगा, जो स्क्वायर है हमारा उसके बॉडी सेंटर में होगा। और यहाँ से हमने क्या किया, इसका एक एंड में हमने एक कॉर्नर पे हमने बॉन्ड बना दिया, किसी भी कॉर्नर पर हम ले सकते हैं, हमने इस कॉर्नर को लिया और यहाँ से एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अपोजिट कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया, ठीक है। तो हमने इन दोनों पे बॉन्ड्स बना दिए। अब बिल्कुल इनके अपोजिट अगर हमें जाना है तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, हम दूसरा कलर एक ले लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आया शायद। अब इसके एडजेसेंट है ये, तो इसके पास तो जाएंगे नहीं हम। इसके एडजेसेंट भी कितने हैं, ये 3 इसके एडजेसेंट हो जाएंगे, इसके पास तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल दूर जाना है ना। इधर वाला कोना एक और इस तरफ वाला कोना, ठीक है। अब एक डायगोनल, अब अगर छत को देखेंगे तो छत का ये क्रॉस वाला डायगोनल और ये जो दूसरा डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज में बिल्कुल। अगर इन दोनों को मिला दीजिएगा, छत में एक ऐसा डायगोनल आप सोचिए, ऐसे कॉर्नर का डायगोनल सोचिए आप, और फिर उसके जस्ट अपोजिट है ना 90 डिग्री का डायगोनल सोचिए, और जो डायगोनल्स को कॉर्नर टच कर रहे हैं उन कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम है, ठीक है, उन कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम है। अब तो यहाँ पे सर हमारा केमिस्ट्री तो रहा नहीं, अब मैथ्स आ चुका है। अब मैथमेटिशियंस ने इसको बताया कि कितना होता है ये 109.5 डिग्री, है ना। अच्छा, 109.5 डिग्रीज का, अच्छा आपको ये अगर कोई बोले 109 डिग्रीज 30 मिनट्स, तो ये दोनों चीज बराबर है, आपको पता है ना क्यों, 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना। हाँ सर, 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 मिनट, तो 30 डिग्रीज इज इक्वल टू हाफ मिनट, हाफ मिनट इज 0.5, तो 0.5 डिग्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत अगर आपको कहीं दिख गया 109.30, तो नहीं 3 तो नहीं था 5, ये डिग्रीज क्या होता है, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 मिनट। तो वहीं पे अगर हम 0.5 डिग्रीज को लेंगे तो 30 मिनट्स हो जाएगा। these both are equal। यहाँ से हमें पता चला। आप ये इसको देखिएगा, आपको ये पता चलेगा, अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा एनिमेशन वगैरह देखिएगा तो आपको दिखेगा बिल्कुल कि किस तरह से टेट्राहेड्रल है, इसका एंगल कितना होता है, और ये इसको कैसे इस स्फीयर के अंदर हम लोग एनक्लोज भी कर सकते हैं। स्फीयर के अंदर एनक्लोज करना तो खैर आप इमेजिन उतना कर पा रहे हैं, क्यूब को एनक्लोज किया जा सकता है स्फीयर के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे जो AB4 आया है, उसको कुछ बुक्स में स्ट्रक्चर दिया जाता है, वो इस तरह का दिया जाता है, बी बी बी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है यहाँ पे चारों की क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल लोन पेयर तो हमारे पास है नहीं, तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है उन सारों पे हमारे पास एटम है, उन सारों पे एटम है, तो शेप भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल हो जाएगा हमारे पास 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है। यस तो अब एग्जांपल में हमने क्या बोला था आपको, CH4, है ना, CH4 एक एग्जांपल। अब हम लोगों ने क्या किया, CH4 का शेप हमारे दिमाग में है, और बिल्कुल काफी अच्छे दिमाग में। आप अपने रूम के सेंटर पे चले जाइए और आपको CH4 बिल्कुल नजर आना चाहिए, चारों के चारों हाइड्रोजन कहाँ पे, है ना। अब इसी चीज का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आइसोमर्स जब आप पढ़िएगा, स्टीरियो आइसोमर्स खास तौर से, स्पेस के अराउंड आइसोमरिज्म कैसे होता है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि आप अपने रूम पे हैं और आपके रूम में CH4 आपको दिख रहा होगा, है ना। तो कोशिश कीजिएगा CH4 जो है आपको अपने रूम के अंदर कॉर्नर्स में दिखे। कैसा कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर्स, अपोजिट कॉर्नर्स। फिर वो डायगोनल ऐसा आप खींचिए सीलिंग और फ्लोर पे, कि दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बिल्कुल आपको CH4 बनता हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट केस में हम इसमें
केस 2 लेते हैं। केस 2 होगा हमारा ऐसा, जहां पे इसके पास सिग्मा बॉन्ड्स होंगे कितने, 3, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1। और ये कैसा हो जाएगा, A, B, 3 और E। व्हाट डज E रिप्रेजेंट? So लोन पे लोन पेयर, लोन पेयर। अच्छा, अब हम आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताइए, क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी। अच्छा एक बार बताइए, हमने A लिखा और हमारे पास अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चल रहा है बताइए, 4 चल रहा है ना? यस सर। तो आप A B वे भी सब छोड़ दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। 4 है ना? तो 4 हाँ अगर सर। आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इन 3 सिग्मा बॉन्ड से हाँ इलेक्ट्रॉन हो सर। जाएंगे 6 हमारे पास, है ना? यस और सर। लोन पेयर से हो जाएंगे 2 2, यानी कि हमारे पास 4 पेयर है। कोऑर्डिनेशन हाँ नंबर जो है सर। ना वो पेयर बता देगा आपको सीधा। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपको। 4 पेयर ओके। अरेंज करने के लिए स्पेस में आपको कौन सा है, टेट्राहेड्रल ही तो है। आप बीच में चले जाइए स्क्वायर के, जो अभी हमने बताया, हाँ और सर। चारों पेयर को आप रख दीजिए इस तरह से। वही हम करेंगे, अब चारों पेयर को हमने यहाँ पे रख दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो आपको याद होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बिल्कुल सबसे ज्यादा ये क्या होगा, स्टेबल होगा स्टेट, टेट्राहेड्रल वाला। अच्छा अब आप क्या कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, आप आपके पास बी कितने हैं, 3 है। बी यस सर। लगा दीजिए आप नीचे 3, बी लगा दिया आपने नीचे 3, है ना? अब देखिए यहाँ पे नीचे जो आपके पास क्या बन रहा है बताइए, नीचे क्या बन रहा है आपका, ये क्या है, ट्राइंगल बन रहा ट्रायंगल। हाँ सर। है ना? अब देखिए ये ट्राइंगल जो है, और इसमें जो ए है ये तो ऊपर की तरफ है, और दिख रही है आपको, हाँ सर। है ना? अब बताइए इसका शेप कौन सा हो जाएगा? सर इसका स्क्वायर ही हो जाएगा सर शायद। देखिए नहीं एक सर सेकंड, वो। नीचे तो ट्राइंगल है हाँ ना? सर। आप याद कीजिए हमने बताया था आपको, है ना? नीचे हाँ सर। ट्राइंगल बन रहा है, और ऊपर की तरफ क्या है एक, बताइए कैसा हो पॉइंट। जाएगा? पिरामिड, पिरामिड हो जाएगा, पिरामिड। हाँ सर है ना? पिरामिड। तो क्या हो गया, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल जो है, ट्राइगोनल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेस कैसा है ना? बेस कैसा है, ट्राइगोनल बेस है, और हाँ सर। शेप उसके बाद पिरामिडल है, ट्रायंगल पिरामिडल पिरामिडल। है ना? अच्छा ये ब्लैक वाले कहाँ पे, एक आपके एक प्लेन में है, और उसके ऊपर वाले प्लेन में रेड वाला है। अब ये रेड वाला को अगर हम ब्लैक कर दें, यानी कि अब सारे के सारे सेम प्लेन में है ना, सारे के सारे सेम हाँ प्लेन में है। अब ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल ट्रायंगल। प्लेनर, है ना? बस आप क्या कीजिए, प्लेन में से ऐसे चोंच उठा दीजिए, तो हो गया आपका ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है। अच्छा इसमें अगर हम एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल चाहे जो भी हो, बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट वैल्यू जो भी हो, और हमको नहीं पता, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पे भी नहीं जाना, जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल हम पता कर सकते हैं वहां पे हम पता करेंगे। अब लोन पे कितना है इस पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, एग्जैक्टली उसको क्वांटिफाई करना इज डिफिकल्ट। क्वालिटेटिवली हम ये कह सकते हैं लोन पे छोटा हुआ है, आजाद है, दैट विल रिपेल मोर। अगर रिपेल मोर करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा, यानी कि दी बॉन्ड एंगल्स विल श्रिंक, है ना? तो हम ये कहेंगे बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्रीज। सही है। यस सर। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग NH3। ठीक है, NH3। 3। अच्छा नाइट्रोजन के पास होते हैं कितने, 1s2, 2s2, 2p3। 3। अच्छा इससे आप आर यू कंफर्टेबल विद दिस इलेक्ट्रॉनिक यस सर। कॉन्फ़िगरेशन, सर यस वी आर कंफर्टेबल विद है ना? दिस। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल साफ पता चल रहा होगा यहाँ पे कि S और हाँ P है, यानी कि ये जो दो है S के, ये कहाँ पे है आपके पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नाइट्रोजन हो गया, आप हाइड्रोजन दे दीजिए, हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि आपने 1 2 3 4 5 6, और इसको 2 और। ठीक है सर, हाँ। अब हो गए यस इसके सर। पास 8, इतने ही थे इसके, तीन इसके बॉन्डिंग में यूज हो गए, टोटल कितने हाँ थे, सर। 5 थे, हाँ 3 बॉन्डिंग में यूज हो गए, और और दो। आपके पास एक लोन पेयर। NH3 जो है बिल्कुल वैसे ही, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, यानी कि AB3E का केस हो गया। इसका शेप हम लोग क्या बोलेंगे, शेप क्या हो जाता है, शेप इज इक्वल टू ट्राइगोनल। अब ये ट्राइंगल बना दिया हमने जल्दी में, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना? पिरामिड। तो इसका एंगल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंगल आपको दिया हुआ है और बहुत ही कॉमन है। अमोनिया है, नाइट्रोजन सोचिए आप कितना है ना? नाइट्रोजन इज 78%,
78% और उतना ही ज्यादा आसानी से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। तो इस वजह से इसकी बॉन्ड एंगल याद करना आपके लिए जरूरी है। इसका होता है 1073। ठीक है, कितना होता है 1073। ओके सर। बस। और इसमें आप नेक्स्ट केस देखिए, और आ सकता है क्या, केस 3, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाए, 2, और लोन पेयर कितना हो जाए, 2। तभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा AB2 और क्या हो जाएगा E2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है अभी भी, CN इज इक्वल टू 4, यानी कि आपके पास एक A मॉलिक्यूल है और वहां पे आपको कितने, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने पेयर, प्रथम 4 4 4 पेयर है ना। 4 पेयर को अरेंज करना, तो आप कैसे अरेंज कीजिएगा, ए बी। ए बी को छोड़ दीजिए, आपको हाँ आपके सर। पास 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। ठीक है, आप उसको कैसे अरेंज कीजिएगा स्फीयर में, क्या आपके पास मतलब लॉजिक, जैसे आपने कहा अगर ए और 3 पेयर रहते तो हम इस तरह से अरेंज कर लेते, 4 हाँ रहेंगे तो सर। कैसे करेंगे, 90-90 में 90-90 पे करेंगे। अच्छा, हाँ 90-90 से तो ज्यादा 90-90 पे करते हैं अगर, ठीक है 90-90 पे हमने कर लिया, है ना। हाँ लेकिन सर। हम कर रहे हैं, कह रहे थे कि इससे अच्छा बेहतर एक एग्जाम्पल है कि ये 90 डिग्रीज है ना। हाँ और सर। आप बताइए, अगर हम दूसरे को ऐसे रखें जहाँ पे 109 डिग्रीज हो, ठीक है 109.5 डिग्री जो हमने देखा था टेट्राहेड्रल में, हाँ सर। बताइए कहाँ पे रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम ज़्यादा 109.5 पे ही होगा। है ना। रिपल्शन कम यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। हाँ सर। सक्षम, बात आई समझ में, यस सक्षम, सर यस सर है ना। हाँ, तो 90 डिग्री इस वजह से नहीं लेते हम, है ना, 90 डिग्री इस वजह से नहीं लेते क्योंकि हमारे पास एक अच्छा केस है, दूसरा एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है जहाँ पे 109.5 डिग्री ले सकते हैं। और जब हम 109.5 डिग्रीज ले रहे हैं तो वी आर यूजिंग द होल 3D स्पेस। 90 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो 90 डिग्री में आपको जो स्ट्रक्चर हाँ दिखेगा वो प्लेनर दिखेगा। और हाँ, ये बात सही है कि कुछ कुछ जगह बॉन्डिंग में आपको इस तरह का पीरी अरेंजमेंट रहता है कि आपके पास ए मॉलिक्यूल है, उससे इलेक्ट्रॉन्स को सजाए हुए हैं इस तरह से 90 डिग्रीज पे। अब बेचारा जो अगला मॉलिक्यूल आने वाला है उसको आना ही पड़ता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसकी अपनी एक प्री अरेंजमेंट की तरह होता है। लेकिन इन जनरल क्या होता है, 109.5 डिग्रीज का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है दैट इज मोर स्टेबल। तो सेम यहाँ पे होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी वही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये बी हो गया, ये भी बी, ये लोन पेयर्स, ये लोन पेयर्स, अब आपको लोन पेयर डाल देना है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चाहे लोन पेयर जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, सोनली ऑन कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अच्छा, अगर हम शेप की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो शेप देखिए आप, ए है, बस यही तो हो गया शेप, है ना। लोन पेयर को तो हम देंगे नहीं, मॉलिक्यूलर शेप होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, ए बी, लोन पेयर तो नहीं आता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के जब हम बोलते हैं तो लोन पेयर नहीं कहते। मॉलिक्यूलर शेप कैसा हो जाएगा बताइए, देखा हुआ है आपने ये, सर ट्राइगोन। हाँ, फिर से सर देखिए, नोटबुक में देखिए आपने बनाया हुआ इस तरह से, हाँ सर। कौन सा आ रहा था, सर लीनियर हो। नहीं नहीं, देखिए इस तरह का है ना, क्या बोलेंगे हाँ। इसको, या तो ये प्लेन रहता है इस तरह से। हाँ अब सर। आपने क्या किया है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपने क्या किया, इस वाले एंगल को, इस वाले, अगर ये एक हैंडल होता है, हैंडल को क्या कर दिया आपने, सर बेंड। सही है ना, शेप क्या हो गया, बेंट, है बेंट। ना, शेप यस। क्या हो गया आपका, बेंट हो गया। बेंट। अच्छा, एंगल जो होता है कितना, एंगल तो अभी भी हम क्या करेंगे, एंगल विल बी लेस देन, 109.5। हाँ लेस देन 109.5 डिग्रीज, एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्रीज। अच्छा, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एग्जाम्पल होता है आपका बहुत ही मशहूर H2O। H2O का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन के पास होते कितने, 6, दो यस। इसने कहाँ यूज कर लिया, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन। बॉन्डिंग में, बच गए इसके पास 4, यानी कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये है यस। आपको बिल्कुल केस हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर का। इसमें बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी, बस आपको अगर एंगल याद करना है इसका, एंगल लेस होता देन। है 105 सॉरी 104.5 डिग्रीज। ओके ठीक सर। है, ठीक है, अब बताइए हम कहाँ से आपको दे दे वक्त कॉपी करने का। सर यहाँ साथ पे, साइड बाय साइड कर लिया था मैंने तो। अच्छा ये कर लिया आपने, हाँ सर। अच्छा, और सक्षम, मिनट सर बस 1 मिनट में कर रहा हूँ हाँ कर लीजिए, कर लीजिए।
हो गया। चलिए, ये सारे हो गए आपके पास, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसे हम समझा के क्लास को एंड करेंगे, है ना। ये टीबीपी एक स्ट्रक्चर होता है। जो आपका नेक्स्ट केस होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। चाहिए स्ट्रक्चर कैसे होता है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, वापस से हमारे पास जो एटम है वो कैसा है, स्फेरिकल है, और उसके सरफेस पे हमको क्या रखना है, जैसे हमने पिछली बार किया था, उसके सरफेस पे हमको क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। और उसके सरफेस पे जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखेंगे तो हमें कुछ शेप नजर आएगा, और उसी शेप को हमको पता लगाना, उसी वही शेप डिटर्मिनेशन हमें करना है, इस शेप डिटर्मिनेशन हमें करना है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे 5। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 5 हो जाएंगे तो देखिए इसे कैसे अरेंज किया जा सकता है। हमारे पास हम क्या करते हैं, 5 को अरेंज करने का बस एक ही तरीका था। अच्छा, ये बिल्कुल इस कोने पे जा रहा है ना, और थोड़ा और अलग रंग ले लेते हैं। अच्छा, ब्लैक वाला लाइन अगर लंबा है या रेड वाला लाइन लंबा है, नहीं सर, सेम होंगे ये सर। सेम होंगे। सेम हो गया ना जी, बिल्कुल सही है ना, यानी सो नहीं रहे आपने, हाँ, बहुत अच्छा है ना। सारे के सारे सेम होंगे, कितना होगा, आर होगा, यस सर। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा आप बिल्कुल इस तरह से अगर ले लें, ये जो सेंटर से हमने अब 2 ब्लैक बना दिए हैं, है ना, हाँ सर। सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है, हाँ, यस सर। Yes, sir. है ना, सारे के सारे सेम। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा होगा नीचे में, है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है। हाँ सर। ट्रायंगल के ऊपर एक पॉइंट है और नीचे एक पॉइंट है, तो एक ऐसे इस तरह से अपवर्ड वाला एक पिरामिड बन जाएगा। ये सही हो गया, वापस से 3 नीचे हैं और एक ऊपर है। अगर हम सिर्फ इतना अपर हेमिस्फीयर की बात करें तो इस तरह का कुछ बन रहा होगा, लोअर हेमिस्फीयर की बात करें तो कुछ इस तरह का बन रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, यस सर। नीचे की तरफ बन रहा होगा। यानी कि पिरामिड्स कितने मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, सर 2, 2 है ना। अच्छा, और बेस कैसा है दोनों पिरामिड्स का, ट्राइगोनल। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। हाँ, तो इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अच्छा, अब इस शेप में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है, अब बताइए, ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं हमारे पास नीचे की तरफ, इनको हम लोग बोलते हैं, अच्छा इनको क्यों बोलते हैं वो हम बाद में लेंगे, इनके बीच में एंगल कितना होगा बताइए, 3 बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, सर। है ना, दो के हाँ बीच में सर। 120 डिग्री, है ना। अच्छा, और हम देखिए ये ब्लैक वाला लाइन जो है, इन दोनों के बीच में कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, हाँ सर। है ना। अच्छा, यानी कि अगर कुछ हमारे पास ऐसे बॉन्ड पेयर्स हैं जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, और कुछ ऐसे हैं जिनके बीच में 90 डिग्री है, यानी कि डिस्टेंस दोनों का फर्क है ना, डिस्टेंस दोनों में अलग है। अच्छा, अगर डिस्टेंस अलग है यानी कि दोनों का रिपल्शन भी अलग होगा, तो कौन ज्यादा रिपल करेगा बताइए, 90 डिग्री वाला या 120 डिग्री वाला, सर 120 डिग्री वाला। 120 डिग्री वाला ज्यादा रिपल करेगा, कौन ज्यादा नजदीक है, अगर 120 डिग्री पे आप चीजों को रखें या फिर 90 डिग्री पे चीजों को रखें, सर 90 डिग्री वाला। हाँ। है ना, तो 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री पे आपने अगर इलेक्ट्रॉन्स को रखा है तो वो रिपल करेंगे। अच्छा, जैसे ही ये रिपल करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो हमने सोचा था, जो बॉन्ड लेंथ है सबका बराबर है, वो बराबर नहीं रह जाएगा, रिपल करेंगे तो थोड़ा दूर जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। अब ये जो बॉन्ड है हमारे पास, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना, किससे लंबा हो जाएगा, कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली लंबा हो जाएगा जो आपके ट्रायंगल में बन रहे थे बॉन्ड्स उनसे,
अब हमारे पास दो किस्म के बॉन्ड्स हो गए हैं यहाँ पे, है ना। अब हम बाकी चीजों को इरेज कर देते हैं और थोड़ा सा एक अच्छा स्ट्रक्चर बना देते हैं जहाँ पे आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, एक ऊपर था बॉन्ड और एक नीचे था बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है प्लेन में, इनको बोलते हैं क्या, आपने देखा होगा ये इक्वेटर में थे, तो इनको बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। अच्छा, इनमें एंगल कितना होता है, एंगल होता है कितना, 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्रीज। अच्छा, ये जो हमारे पास, अच्छा हमने ब्लैक बना दिया, तो ब्लैक नहीं बना के इसको थोड़ा सा दूसरा क्लिप दे देते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्सियल, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड्स। अच्छा, ओ ब्लर हो गया स्क्रीन, यस सर। पिक्सेलेटेड ये पता नहीं जूम में ना पता नहीं क्यों होता है। अच्छा, मीटिंग में आप देखिए कितने लोग हैं जरा, सो 4। लर्निंग व्यू है अभी ना मीटिंग में, हाँ यस सर। ठीक है। शेयर स्क्रीन खत्म हुआ, हाँ यस सर। अच्छा। अच्छा, अगर मीटिंग एंड होगी ना तो आप फिर से ये लिंक को ज्वाइन कीजिएगा कुछ मिनट के बाद, ठीक है ना। अभी ओके मैं सर। यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंड दिस। प्रथम वो सर जा चुके हैं। ओके, तो मैं एंड करूंगा फिर वापस वो दूसरा लिंक। समझ नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से वो आएंगे तो इसी में आएंगे। हाँ वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। थैंक यू हाँ फॉर वेटिंग। यस। तो आप लोगों ने सब कुछ तो नोट कर लिया था, बस टीवीपी का आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हाँ है सर। ना। यस सर। आखिरी चीज जो हमें बतानी थी बस वो ये थी कि हमारे पास दो किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, और ये होते हैं हमारे पास एक्सियल, एक्सेल। है ना, एक्सियल। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन होता है, तो हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो एक्सियल इज एक्सेल। ग्रेटर देन इक्विटोरियल, एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल, ठीक है। अब देखिए यहीं से आपको एक बहुत अच्छा सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि PCl5 एक स्ट्रक्चर है, PCl5 एक कंपाउंड है। PCl5 में बताइए A B5 है, क्यों, क्योंकि फास्फोरस को अगर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन के फैमिली वाला होता है ना। तो एक आपके पास, अच्छा
व्हाट डू यू प्रेफर मोर, इंग्लिश और हिंदी, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग mnemonic? अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद करना है तो आप किस तरह याद करना रखना पसंद करेंगे, इंग्लिश के उसके ट्रिक्स हो या फिर हिंदी के? इंग्लिश बेटर रहेगा इस। इंग्लिश बेटर रहेगा। हाँ अच्छा सर। ठीक है। अच्छा, इफ आई से ना पी ऐसे सबके बीच, ओके, हाँ सर। और इफ आई से नो प्लेस एज सोबर बर्मिंगम, सर हिंदी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? तो ये क्या हो यस गया, सर। ना पी ऐसे सबके बीच, नाइट्रोजन फैमिली हो गया। ओके सर। नाइट्रोजन फैमिली में ये सारे के सारे ग्रुप 15 में आते हैं, ग्रुप 15 में आए यानी कि इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबके। हाँ सर। फास्फोरस के जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे बॉन्डिंग में यूज हो चुके हैं Cl5 में, इसके पास लोन पेयर बचेगा 0, तो बिल्कुल सिंपल सा केस हो जाएगा ये P, जहाँ पे इसके पास क्लोरीन इस तरह से मौजूद होंगे। यस सर। ठीक है यस। है ना, इस तरह से मौजूद होंगे। अच्छा बताइए, अगर हम इसे एनर्जी देंगे थोड़ा सा, तो ये उसमें से कुछ बॉन्ड टूटेंगे, है ना? बॉन्ड टूटने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में कुछ बॉन्ड है, आप थोड़ा सा एनर्जी दीजिए इसको तो थोड़ा सा दोनों अलग होंगे। अब ए और बी के बीच में बॉन्ड जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि दोनों जो एक दूसरे से बॉन्ड है, बॉन्ड दोनों का टूट जाएगा, तो खींचना है आपको बॉन्ड। बताइए, तो हमें पता है ना कि इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं और एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते एक्सियल हैं, लंबे बॉन्ड्स होते हैं। लंबे होते हैं। तो यस सर। पहले से ही खिंचे हुए हैं, उनको तोड़ना ज्यादा आसान है, सही है। यस सर। जैसे आप इसे हीट दीजिएगा ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, आपको मिल जाएगा PCl3 प्लस क्या मिलेगा आपको, Cl2। तो आपको एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, क्या आता है, एक्सप्लेन दिस रिएक्शन, रिएक्शन दिया रहेगा PCl5 और दिया रहेगा आपको एरो पे हीट गिविंग PCl3 एंड Cl2, एक्सप्लेन दिस रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। ठीक है, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो आप ओके सर। बताइए, यहाँ तक आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया कि नहीं, यस सर। है ना? अच्छा, और केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कुछ हम शायद चेंज कर पाए हो, मतलब पढ़ा पाए नहीं पढ़ा पाए, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू चेंज द पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो उतना कुछ अब लग रहा है ना कि केमिस्ट्री को भी लॉजिकली समझा जा सकता है। यस सर। श्योर सर? बस श्योर बोलने वाला। अच्छा चलिए ठीक है, तो टाइमिंग्स आपके पास, अगर आप हम बात करें टाइमिंग्स का, आप बताइएगा कुछ, किस किस दिन आपके पास टाइम है? सर हमारी हमारी वही होती है, फिजिक्स की एक ट्यूशन होती है मंडे वेनेसडे फ्राइडे बस। तो ओके, हम वही लोग है जो मेनली है, और हम वहाँ पे 3 to 4 जाते हैं। ओके। 3, हाँ 3 to 4, और उसके बाद हमें एक और जगह जाना होता है, तो 4 to 5, 5 मतलब उसके बाद फ्री है। अच्छा, NWF, यस यू आर फ्री आफ्टर 5। यस सर। यस तो सर। MWF में अगर हम या 7 तो टू सॉरी, अगर हाँ चलिए 7 to 9 रखे थे, अगर रखे थे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके नहीं प्रॉब्लम होगी ना? ठीक यस है, सर। तो अब मेरी हमारी तरफ से अब देखिए 7 to 9 है, हो सकता है अगर नहीं हुआ तो जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके सर। सर रोज ठीक या है, फिर रोज ना, या फिर कैसे? रोज का तो रोज, क्योंकि सर एग्जाम्स आने वाले हैं, 22nd को है केमिस्ट्री का। 22 को है केमिस्ट्री का, 1 महीने आपके पास। सर अच्छा, रोज का, अच्छा 5 दिन चलेंगे, 5 दिन, हाँ 5 सर चलेंगे। यस 5 सर, दिन और 5 दिन 5 दिन चलेंगे। करीब, है ना? तो यस सर। किसी दिन 5 किसी दिन 4 की तरह का हम रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे क्लासेस भी हैं, हम देख लेते हैं, आपको आप लोगों को बता दिया जाएगा, है ना? अगर जितने जरूरत होगा आपको उतना ठीक है। आपको करा दिया जाएगा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, तो यस सर। नेक्स्ट क्लास का आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, फिर मिलेंगे हम लोग, है ओके ठीक ना? है, सर। थैंक यू सर। सक्षम एंड प्रथम। यस सर। ठीक है, चलिए, बाय, ओके, थैंक यू सर। टेक केयर।